हेलो एवरीवन। आज के न्यूज़ टुडे अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है और आज हम लोग महत्वपूर्ण खबरें और सुर्खियों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले उन खबरों को, न्यूज़ आर्टिकल्स को और सुर्खियों को देख लेते हैं एक बार। आज 22 जुलाई के महत्वपूर्ण सुर्खियों में 6 सुर्खियां हैं, यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। सबसे प्रथम जो है, उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र जो दिया गया अभी वर्तमान में, उसके संदर्भ में न्यूज़ आर्टिकल है। दूसरा, न्यायाधीशों को पद से हटाने का संदर्भ है। आयकर विधेयक 2025 पर समिति की रिपोर्ट है जो हाल फिलहाल में आई है। यूपीआई दुनिया का नंबर 1 एक रियल टाइम पेमेंट प्रणाली बन चुका है, उसकी की बात की जा रही है यहाँ पे। पांचवा, भारत में छात्रों के द्वारा की जा रही आत्महत्याएं और उससे जुड़े विभिन्न आयाम। और अंतिम में, कोयला क्षेत्र की स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता से जुड़ा जो न्यूज आर्टिकल है। इसके बाद कुछ यहाँ पे संक्षिप्त सुर्खियां भी हैं, जैसे कि डार्क पैटर्न जो कि ओटीटी व्यवस्था से संबंधित है, अनुच्छेद 324 जो निर्वाचन आयोग से संबंधित है, बिल ऑफ लैंडिंग जो बिल 2025 जो शिपिंग इंडस्ट्री से संबंधित है, और इस तरह से करते मेरी पंचायत एप्लीकेशन, और कुछ सुर्खियों में रहे स्थल भी है जैसे लिसोथो कंट्री जो साउथ अफ्रीका में है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले खबर से। तो चलिए हम लोग आज के पहले न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। इसका शीर्षक है, उपराष्ट्रपति ने त्यागपत्र दिया। अभी हाल फिलहाल में जो हाल का संदर्भ है, संविधान के इस प्रमुख पद के लिए से संबंधित जो घटनाक्रम है वो हुआ है जगदीप धनखड़, जो हमारे उपराष्ट्रपति के पद पे है। उन्होंने क्या है, स्वास्थ्य कारणों से रेजिग्नेशन दिया है, अपना त्यागपत्र दिया है। मतलब ये पद अब खाली है, रिक्त है। तो इसके संदर्भ में क्या प्रावधान है संविधान में, क्या घटनाक्रम और आगे होंगे इस घटना के पश्चात, उस सब के बारे में, उस सब के संदर्भों को शामिल करता हुआ ये न्यूज आर्टिकल आपके सामने है। और सबसे डिफरेंट आयाम और जो संविधान के प्रावधान हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला वही बताया गया है कि इतिहास में इससे पहले, कार्यकाल पूरा होने से पहले, अपने कार्यकाल जो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का, कितना 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, उससे पहले त्यागपत्र देने वाले ये तीसरे उपराष्ट्रपति होंगे। जैसे इससे पूर्व हम लोग नाम ध्यान रख सकते हैं, ये प्रीलिम्स परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। ये बीबी गिरी और आर वेंकटरमन ने भी अपने कार्यकाल से पूर्व इस्तीफा दिया था, त्यागपत्र दिया था। अब ये दूसरा एक चीज, क्या आधार है इस पद को खाली करने का, रिक्त होने का, क्या क्या किन किन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है। तो संविधान में इसके संदर्भ में स्पष्ट प्रावधान है। मृत्यु के संदर्भ में, की स्थिति में, त्यागपत्र की स्थिति में जो इस केस में हुआ है अभी वर्तमान में, और हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। और क्या है, उसको भरने के लिए जल्दी से जल्दी जो है ना, चुनाव करवाए जाएंगे, जल्द से जल्द चुनाव करवाया जाएगा। और उसके बाद क्या है, जो नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति होगा वो पूरे के पूरे फ्रेश कार्यकाल, पूर्ण कार्यकाल के लिए होगा वो, न कि वो शेष बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा। तो इस स्थिति में जहां 1 वर्ष या 2 वर्ष अगर बच रहे हैं तो सिर्फ उसके लिए वो उपराष्ट्रपति नवनिर्वाचित नहीं किया जाएगा, बल्कि पूरे के पूरे फ्रेश जो है, पूरा का पूरा टेन्योर वो रहेगा और अपना काम करेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा संदर्भ है इस न्यूज आर्टिकल में। आगे इसीलिए उपराष्ट्रपति से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ठीक राष्ट्रपति की तरह एकदम स्पष्ट भाषा में संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद कौन सा, 63, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो ये पद, इसीलिए इसको जल्द से जल्द निर्वाचन की प्रक्रिया इसकी चालू की जाएगी। मतलब ये खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। और उसके बाद 64 और 65 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि इसके कार्य से संबंधित है। सबसे पहले 65 देखेंगे कि उपराष्ट्रपति कार्य जो करता है वो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों को इसके पास ट्रांसफर हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति उन सारे कार्यों को करता है जो राष्ट्रपति करता है। तो आकस्मिक रिक्ति अगर हो जाए राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान,
तो इस सारे कार्य जो है ना राष्ट्रपति करता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति भी होता है। मतलब इस पद पे बने रहने के कारण उससे एक कार्य जुड़ा हुआ है, इस पद से जुड़ा हुआ है कि राज्यसभा का सभापति जो कि राज्यसभा के कार्य संचालन और देखरेख का काम जो करता है, जिस तरह से लोकसभा स्पीकर करता है। तो ये हम लोग इस पद के संदर्भ में समझ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पद है इसलिए। और अनुच्छेद 66 और 67, 66 में इसकी चुनाव की प्रक्रिया और योग्यता से के संदर्भ में प्रावधान दिए गए। चुनाव में क्या है, चुनाव में क्या एक निर्वाचक मंडल, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट में निर्वाचक मंडल होता है, अंतर बस इतना है कि यहाँ पे सिर्फ संसद के दोनों सदनों के सदस्य ही होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, जो कि सेम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, एक निश्चित अनुपात के द्वारा, मतदान के द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। तो जल्दी से हम लोग योग्यता भी अब देख लेते हैं। यहाँ पे भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए और कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ये फैक्चुअल जानकारी है। हमने यहाँ पे अभी तक हम लोग समझ चुके होंगे कि इस प्रकार के जो संवैधानिक पद हैं, आजकल यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा में इस प्रकार के संवैधानिक पद से जुड़े जो विभिन्न प्रावधान हैं संविधान में, उसको और विभिन्न जो घटनाक्रम हो रहे हैं उसको मिलाकर जो है प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले फैक्चुअल जानकारी है और लेकिन फिर भी जो है इस प्रकार के प्रश्न स्टेटमेंट बनाकर पूछे जा सकते हैं। और खास करके एक और आयाम को मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि व्यक्तित्व से जुड़े भी, कि जो इतिहास में इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं, तो जैसे हमने बताया कि इस प्रकार के अपनी जो टेन्योर पूरा होने से पहले त्यागपत्र देने वाले तीसरे ही व्यक्ति हैं, तो उस प्रकार के व्यक्तित्व से भी संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं विभिन्न संवैधानिक पद और विभिन्न गैर संवैधानिक पद के लिए भी, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इस तरह से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं और जो व्यक्तित्व रहे हैं उस पदों पे उससे संबंधित। तो चलिए यहाँ पे अनुच्छेद 67 में क्या है, उपराष्ट्रपति की 5 वर्ष के लिए अवधि के लिए पदधान करेगा, पद पे रहेगा और उपराष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है। एकदम क्लियर एकदम कर लेना है, इसे हम लोग लिख भी सकते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से कि त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति को। और उसके बाद उपराष्ट्रपति को उसके पद से राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है और संकल्प पे लोकसभा की सहमति होनी चाहिए। तो मतलब पद से हटाए जाने की प्रक्रिया भी यहाँ पे दी गई है। तो पद से संबंधित हमने सब कुछ देखा। और उसके बाद क्या, कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी, मतलब अगर कार्यकाल की समाप्ति हो गई है तो उसके बाद भी तब तक रहेगा जब तक कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो है ना अपने पद को प्राप्त ना कर ले। इसीलिए इस लाइन का मतलब यही कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब परमानेंट हमेशा जो है ना एक राष्ट्रपति होगा, खाली रिक्त नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट न्यूज भी भारतीय राज्य व्यवस्था से ही संबंधित है और एक महत्वपूर्ण चर्चा और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यायाधीशों को पद से हटाना। और न्यायाधीशों को पद से हटाने का जो संदर्भ है इस न्यूज आर्टिकल में जो लिया गया है हाल का संदर्भ, तो बेसिकली क्या है, उच्च न्यायपालिका में। तो उच्च न्यायपालिका जब हम लोग शब्द यूज करते हैं तो क्या इसका मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। उसके संदर्भ में उसके जजेस के, न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके पद से हटाने के संदर्भ में जो घटनाक्रम है, जो प्रक्रिया है, उसके बारे में ये न्यूज आर्टिकल चीज़ों को यहाँ पे कवर करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अभी क्या हुआ है मामला, ये संदर्भ क्यों आया, अभी ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि अभी न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा है जिन पे जो कुछ कारणों से जिन पे पद से हटाने के लिए संसद में कुछ सदस्यों ने, संसद में लगभग जो है ना 200 के आसपास सदस्यों ने क्या कहा है, इनको हटाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया है। और ये इससे संबंधित जो प्रावधान है, आधार वही बनाया गया है जो संविधान में अनुच्छेद 124, 217 और 218। और इसके अलावा न्यायमूर्ति वर्मा को न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए राज्यसभा के 50 से अधिक सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव लाया गया है और लोकसभा में 145 लोकसभा सदस्यों ने एक प्रस्ताव। तो जैसा मैंने कहा कि 200 के आसपास जो है ना यहाँ पे सदस्यों ने
किया है तो एक निश्चित संख्या, संविधान में यह निश्चित किया गया है कि एक निश्चित संख्या होनी चाहिए, तभी इस प्रकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है न्यायाधीशों को हटाने के लिए, अपने पद से हटाने के लिए, जिसमें कि लोकसभा में 100 संख्या है और यहाँ 50। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लोकसभा में 145 है और यहाँ 50 से अधिक ही है, 60 प्लस संख्या अभी तक हो चुकी है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा संदर्भ है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग न्यायाधीशों को पद से हटाने से संबंधित जो प्रावधान संविधान में दिए गए हैं, तो उसको एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, जो कि इस न्यूज आर्टिकल का प्रमुख भाग है। तो सबसे पहले, जैसा मैंने पहले कहा कि उच्च न्यायपालिका की बात हो रही, तो सबसे पहले हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की बात के संदर्भ में जो प्रावधान है वो देख लेंगे। यहाँ पे 2 अनुच्छेद आपको दिख रहे हैं, एक अनुच्छेद 124(4) और दूसरा अनुच्छेद 124(5). तो अनुच्छेद 124 में आधार दिया गया है कि ये किस आधार पे इन्हें हटाया जाएगा, जिसमें कि 2 ही आधार हैं, सिद्ध कदाचार और अक्षमता। अक्षमता में सबसे पहले समझ ले, शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता हो सकती है कि वो कार्य करने लायक स्थिति में नहीं है। पहला जो आधार है वो क्या है, सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार मतलब ऐसा आचरण जो है जो उससे अपेक्षित नहीं है, ऐसा आचरण, मतलब वो संविधान सम्मत ना हो, और उसके बाद क्या है, जो उस तरह का आचरण कर दिया गया हो जो कि नैतिक ना हो, तो उस आधार पे, इन आधारों को रखते हुए उसे पद से हटाए जाने की बात की जा सकती है। दूसरा जो अनुच्छेद आपके सामने दिख रहा है, अनुच्छेद 124(5), वो क्या कहता है, वो इसकी प्रक्रिया बताता है। जब इस प्रकार की स्थिति निश्चित हो जाए कि ये स्थितियां यहाँ पे लागू हो सकती हैं, तो प्रक्रिया कौन सी अपनाई जाएगी, किसकी भूमिका होगी, कौन इसके संदर्भ में कानून बनाएगा, तो इसके संदर्भ में बताता है 124(5). ठीक है, तो इसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वो अनुच्छेद 124(4) के तहत, जो ये आधार के तहत जो कार्रवाई की जाएगी, वो प्रक्रिया बनाकर एक इसे विनियमित कर सकता है, मतलब उसके लिए कोई कानून बनाकर उसे पूरा रेगुलेट कर सकता है, उस पूरी व्यवस्था को, उस प्रक्रिया को, कि चरणबद्ध तरीके से कैसे एब्रप्टली किसी भी न्यायाधीश को अपने पद से नहीं हटाया जा सकता है। और यहाँ पे हमने सुना है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी की संकल्पना, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की भूमिका। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका को सुनिश्चित करने के लिए भी ये महत्वपूर्ण प्रावधान है कि संविधान में इसके लिए स्पष्ट प्रक्रिया को सुनिश्चित कर दिया गया संविधान निर्माताओं के द्वारा, कि कहीं से भी कार्यपालिका का एक हद के से अधिक जो है उसमें इंटरवेंशन, हस्तक्षेप ना हो। तो अब हम लोगों ने समझ लिया प्रक्रिया कौन बनाएगा, संसद। और अब कौन सी प्रक्रिया बनाई गई है, तो प्रक्रिया ये है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। अगर हटाने की प्रक्रिया चलाई जाएगी संसद में, तो यही अधिनियम है जिसके तहत सारा काम होगा, इसे हटाने की प्रक्रिया। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124(5) के तहत ये बनाया गया है। चलिए, इसके आगे भी ये चर्चा होगी जब हम लोग वो चरणबद्ध तरीके से, जो मैंने बताया डिफरेंट चरण को, न्यायाधीशों को अपने पद से हटाने डिफरेंट चरण को देखेंगे, तो वहाँ भी ये फिर से ये अधिनियम की चर्चा होगी, आएगी, तो आप लोग कनेक्ट कर लेंगे। तो इस अधिनियम के बारे में भी बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग दूसरा हम लोग हाई कोर्ट के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है संवैधानिक प्रावधान क्या है, अनुच्छेद 217(1)(b) और 218। तो सेम वही जो 124 की प्रक्रिया थी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित है। पहली बात, इसमें प्रावधान किया गया किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा उस रीति से उसके पद से हटाया जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए अनुच्छेद 124(4). तो मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं अनुच्छेद 124(4) के तहत के जैसा। ठीक है, और दूसरा जो प्रावधान था, जो वहां पे दूसरा प्रावधान था अनुच्छेद 218, इसमें क्या है कि क्या किया गया है, 124 के खंड 4 और खंड 5 की प्रयोज्यता को हाई कोर्ट तक बढ़ाता है, मतलब उसको एक्सटेंड करता है, उसका प्रसार करता है, मतलब ये प्रक्रिया उस पर भी लागू होगी, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों तक भी। और तो ये मामला क्या है, ये हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, तो ये मामला इस तरह से जाएगा, जो वर्तमान में न्यायाधीश जिसकी बात हो रही है, अगर ये प्रक्रिया आगे चलती है। तो अंत में हम लोग एक बार इस पूरे प्रोसेस को, जिस प्रोसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, उस प्रोसेस को चरणबद्ध तरीके से देख लेते हैं, क्या क्या घटनाक्रम होगा या हो सकता है, संविधान में क्या प्रक्रिया है। प्रारंभ, तो जहां मैंने बताया
कि एक निश्चित संख्या चाहिए संसद के सदस्यों की इस प्रकार के प्रस्ताव को लाने की। निश्चित संख्या मतलब लोकसभा में कितने सदस्य, 100 सदस्य चाहिए, और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला जो ये नोटिस होगा, तभी इसे माना पेश किया जा सकता है। ठीक है ना। और प्रस्ताव कहाँ, राज्यसभा लोकसभा कहीं भी लाया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद समिति का गठन और जांच। तो जब इस प्रकार की नोटिस दे दिया जाएगा तो समिति की बात की गई है, तो एक समिति बनाया जाएगा, और सारी जो बात किया मैंने उस अधिनियम में इस प्रक्रिया को दिया गया है। तो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है, तो आरोपों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय समिति बनेगी। ठीक है। ये सारी फैक्चुअल जानकारी भी स्टेटमेंट वाइज यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, और इस प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाते रहे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है आप नोट कर ले। और इस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होंगे? सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होगा, जज, किसी हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, और एक न्यायविद होगा जिसे न्यायिक क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव होगा, जो सरकार के द्वारा लाया जाएगा। और उसमें वही आधार क्या, कदाचार या क्षमता को दोषी पाया जाता है तो ये दोष सिद्ध हो जाएगा, और दोष सिद्ध हो जाएगा तो सदन के प्रस्ताव को जो लाया गया है उस पर मतदान की प्रक्रिया होगी। सिंपल। जिस सदन में ये बात चल रही है तो सदन में यही संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तो संसदीय अनुमोदन के लिए क्या चाहिए? विशेष बहुमत चाहिए। और जैसे हम लोग बोलते हैं पॉलिटी में, भारतीय राज्य व्यवस्था में विशेष बहुमत, तो विशेष बहुमत में क्या हो जाती है? आसान प्रक्रिया नहीं है। सबसे पहले ये समझ लेंगे ये आसान प्रक्रिया नहीं है, ये एक दुरूह प्रक्रिया है जिसमें कि सदन की कुल सदस्यता का बहुमत मतलब 50% से अधिक, और दूसरा क्या, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 को से पारित किया जाना चाहिए। और जब एक सदन में ये हो जाएगा तो दूसरे सदन में फिर से यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी विशेष बहुमत के द्वारा, और तब ये उसके लिए राष्ट्रपति का आदेश, और राष्ट्रपति का आदेश जैसे निकाला जाएगा उस दिन से उसकी पद मुक्ति का आदेश निश्चित हो जाएगा। तो यही दोनों सदनों से पारित होने के बाद पद से हटाने के लिए संबोधन राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, और उसी सत्र में राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाना होता है, सेम सत्र में। और इसके बाद राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद से हटाने के आदेश जारी करता है। तो अल्टीमेटली ये भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है न्यायाधीशों को। तो ये स्टेटमेंट संविधान में लिखी हुई है चीजें। ठीक है ना। और प्रक्रिया यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या समझा? तो हम लोगों ने समझा कि पूरी की पूरी संवैधानिक प्रक्रिया जो बनाई गई है आसान नहीं बनाई गई है, जिससे कभी भी किसी भी तरीके से पक्षपात पूर्ण ढंग से और आसानी से जो है ना पद से हटाया जा सके। तो इससे कार्यपालिका को न्यायपालिका से दूर रखा गया, और न्यायपालिका को स्वतंत्रता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, फेयर काम करने के लिए उसे संविधान में ही प्रावधान किए गए हैं और उनको सशक्त किया गया है। ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे एक नोट है, संविधान में न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। तो ये शब्द यूज नहीं किया गया है महाभियोग, लेकिन इस प्रक्रिया को सामान्य तौर पे हम लोग बोल सकते हैं। तो ये भी फैक्ट्स कभी पूछे जा सकते हैं कि महाभियोग कौन कौन से पदों में यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट भी जो है एक भारतीय राज्य व्यवस्था और संसदीय कार्यप्रणाली से संबंधित बोला जा सकता है, क्योंकि कानून से संबंधित ये न्यूज आर्टिकल है। क्या कानून है? आयकर विधेयक 2025, आयकर इनकम टैक्स विधेयक 2025 पर समिति की रिपोर्ट आई है। क्या है बैकग्राउंड समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, संसदीय कार्यप्रणाली में संसदीय समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और संसदीय समितियां क्या करती हैं, जो कुछ विशेष और गहन मुद्दों पर जब विचार विमर्श करने की बात आती है, खास करके सामाजिक, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक के संदर्भ में जो कोई कानून निर्माण करने की प्रक्रिया संसद में करनी होती है, और उस पर विशेषज्ञता की जरूरत होती है, गहन विचार विमर्श की जरूरत होती है, समय देने की आवश्यकता होती है, तो उसे समिति के पास भेजा जाता है, चयन समिति के पास, जो कि इस केस में भी हुआ। इस केस में क्या हुआ? आयकर जो विधेयक है, जो आयकर संरचना है, इनकम टैक्स जो पूरा का पूरा मामला है, जो जिस कर से जो है ना, जिस अधिनियम से ये पूरा का पूरा संचालित होती है व्यवस्था, कर देने की व्यवस्था, तो इसमें जो है बदलाव के कुछ प्रस्ताव किए गए। कब? इस वर्ष में बजट सेशन में। बजट सेशन मतलब फरवरी 2025 में, फरवरी 2025 में। कब? बजट सेशन में। ठीक है, बजट सेशन में।
और बजट सेशन में ही इस समिति का चयन किया गया, समिति को बनाया गया और समिति के पास इस विधेयक को भेजा गया विचार विमर्श करने के लिए कि आप अपनी रिपोर्ट दें। और ये मानसून सत्र प्रारंभ हो चुका है, होने वाला है, और तो इस मानसून सत्र के दौरान इस पे चर्चा की जाएगी। तो यही यहाँ पे है और इसके संदर्भ में जो इनकी संस्तुतियाँ हैं उसके संदर्भ में आज का न्यूज आर्टिकल है कि क्या संस्तुतियाँ आई हैं, किस प्रकार की संस्तुतियाँ हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही देख लेंगे। हम लोगों ने बैकग्राउंड समझ लिया कि संसदीय चयन समिति के पास आयकर विधेयक को भेजा गया है और समिति को नए आयकर विधेयक 2025 की समीक्षा के लिए नियुक्त किया गया था और समिति ने सुझाव दिए कि ये महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि समिति ने सुझाव जो दिए हैं कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूरी की पूरी कर संरचना जो है उसको अधिक पारदर्शी बनाना है, आसान बनाना है, उसको पारदर्शी बनाना है, ठीक है, आधुनिक बनाना है, आसान बनाना है, जिससे क्या हो, विवाद कम हो। क्योंकि जो वर्तमान कानून है वो काफ़ी पुराना हो चुका है, तो समय के साथ तालमेल बिठाने में उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ मुद्दे आ रहे हैं, तो उसको ये सरकार का ये उद्देश्य है जिसलिए ये विधेयक लाया गया है। चलिए और नेक्स्ट डायमेंशन हम लोग देखते हैं। क्या नेक्स्ट डायमेंशन है कि समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिश, जो की पॉइंट्स हैं। सबसे पहली सिफारिश क्या है कि नए आयकर विधेयक के तहत कर अधिकारियों को शक्तियों को बरकरार रखा जाएगा। ठीक है, जो उस बिल में था वही इस समिति ने भी रिपोर्ट दिया है। इसका मतलब ये कि बरकरार रखा जाएगा। तो वो जो आईटी बिल है उसमें जो प्रावधान थे 2025 में इस समिति ने सही पाया है। और प्रावधान क्या था कि जो आईटी अधिकारी हैं उन्हें जो है जांच के दौरान किसी भी प्रकार की खोज, सर्च और सीजर, खोज और जब्ती के जो है ना कार्रवाई करने के लिए अधिकार दिए जाएंगे कि अगर आवश्यकता पड़े जांच के दौरान आयकर के संदर्भ में, और उसके साथ साथ क्या सोशल मीडिया अकाउंट भी और निजी ईमेल तक भी पहुंच सुनिश्चित किया जा सकते हैं। और भले ये फोर्सफुल, बलपूर्वक भी हो सकता है, मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है भले यह जबरन ही क्यों ना हो, ये ध्यान रहे। तो ये बात महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरा क्या, परिभाषाओं को अपडेट करना। जैसा हमने बताया कि आधुनिक बनाना इनका उद्देश्य ही था, सबसे पहली लाइन में यही बोला गया है, आसान बनाना है, आधुनिक बनाना है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक ये है सबसे पहले जो लैंग्वेज है उसकी लैंग्वेज को थोड़ा सामान्य, सरल कर दिया जाए, सटीक कर दिया जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है, पूंजीगत परिसंपत्ति या इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी, सूक्ष्म लघु उद्यम जैसे परिभाषाओं के वर्तमान कानूनों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार की परिभाषा को थोड़ा सा अनुरूप बना दे कि वर्तमान कानून, वर्तमान समय में। और इसी तरह से व्यवसाय और स्टार्टअप्स का सहयोग। दूसरा, आधुनिक बनाने की बात की जा रही थी, तो समय के साथ क्या है, तालमेल बिठाना है। अर्थव्यवस्था और समाज और राजनीति के संदर्भ में क्या है कि अभी अनुसंधान और विकास जैसे क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाएगा। उसमें आईटी से संबंधित, जो आयकर से संबंधित, कर से संबंधित जो प्रमोशन जो भी है उन्हें सहयोग की बात की जा सकती है, कटौती की बात की जा सकती है उनके लिए। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट का प्रबंधन करने वाले, हम लोग जानते हैं कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और शहरीकरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार के कोई भी व्यवसाय करने में कर की छूट देने की बात की गई है इसमें, और उसके संबंध में प्रावधान हो सकते हैं। और उसका कर संबंधी अपीलों में पेरेंट कंपनी तथा जो स्थिति की परिभाषा को स्पष्ट करना आवश्यक। तो इस प्रकार के कुछ प्रावधान यहाँ पे दिए गए। तो कुल मिला के क्या है कि इसमें कुछ बदलाव किए गए। जो पुराना कानून था 1961 का कानून, जो आईटी एक्ट 1961, हम लोगों ने सामान्यतः सुना होगा, जिन लोगों ने आईटीआर रिटर्न भरा होगा और जो लोग भरने वाले होंगे, आप लोग भरोगे, तो ये कानून समान तौर पे काफ़ी पॉपुलर कानून है, तो उसका ये स्थान लेगा। तो चलिए कुछ और डायमेंशन क्या है, यही स्थान है, यही बात की जा रही है यहाँ पे कि आयकर विधेयक 2025 के बारे में। यह विधेयक क्या है कि आयकर अधिनियम 1961 को बदलने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य कानून की भाषा को आसान बनाना, अप्रचलित व अनावश्यक प्रावधानों को हटाना। इसके मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। क्या है प्रावधानों में? सबसे पहले कमी। तो जब हम ये बोलते हैं कि अप्रचलित और अनावश्यक प्रावधानों को हटा देंगे, और क्या है कि जो आसान बनाए देंगे, तो सबसे पहले क्या है कि जो कुछ अधिनियम को हटाया जाएगा। तो यहाँ पे क्या 283 धाराएं और 24 अध्याय हटा दिए गए हैं।
मतलब कम किया गया है, मतलब थोड़ा सा उसको बल्कीनेस को से कम किया गया, छोटा किया गया, जिससे समझने में आसानी हो, कर देने वाले के लिए, कर लेने वाले के लिए, मतलब कर प्रशासन के लिए भी और करदाताओं के लिए भी, तो जिससे पूरी की पूरी प्रक्रिया आसान हो, सरल हो। और भाषा को सरल बनाना, सेम बात यही। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं, क्या है कि जैसे वित्त वर्ष, आकलन वर्ष, यहाँ पे अंग्रेजी टर्म ज़्यादा पॉपुलर है कि फिनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर, तो सबसे पहले यही पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से दो अलग अलग शब्दों को के बजाय क्या है, टैक्स ईयर, कर वर्ष आसान करने का के लिए इन सब इस प्रकार के टर्मिनोलॉजी का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है इससे संबंधित, और इसके उद्देश्य को भी हम लोग समझ सकते हैं। सरकार के द्वारा कर ढांचे में सुधार और कर ढांचे में बदलाव सरकार के प्रत्यक्ष रूप से राजकोष से संबंधित है, मतलब सरकार की आय बढ़ाने और घटाने से संबंधित है। तो इसलिए न्यूज काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जनरल स्टडीज पेपर 3 में, इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में, तो भारतीय अर्थव्यवस्था में डायरेक्ट इस प्रकार के से संबंधित जो घटनाक्रम है वो पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो वहां से भी हम लोग इंपॉर्टेंस इसका समझ सकते हैं। आयकर विधेयक में कुछ और भी पॉइंट्स हैं। क्या पॉइंट्स हैं? जैसा हमने पढ़ा था कि ईमेल तक पहुंच पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, उसी तरह से क्या है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए भी प्रावधान है। क्या समझे हम लोग? वर्चुअल डिजिटल मतलब कुछ डिजिटल एसेट्स जो आजकल क्रिप्टो करेंसी वगैरह लोग खरीद कर रखते हैं, इन्वेस्टमेंट किया जाता है, बड़े पैमाने में इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं विश्व स्तर पे, तो उससे संबंधित भी जो है ना, उसे भी शामिल करने की बात की गई है, उनके परिभाषाओं को स्पष्ट करने की बात की गई है, और हर तरह से उन पे कर ढांचे के अंतर्गत लाने की बात की गई, जिससे कि कर का दायरा को बढ़ाया जा सके और कर से छूट ना सके कोई। ठीक है, अन्य क्या है, यहाँ पे कर नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, यह स्पष्ट कर दिया गया, बल्कि वही किया गया है, और कर दरों में भी कोई भी बदलाव, संशोधन नहीं किया गया है। तो क्या मैंने बताया यहाँ पे कि कर नीति में कोई नहीं बदलाव किया गया है और कर की दरों में नहीं किया गया है। ठीक है, जैसे टैक्स स्लैब वगैरह, उस पर लगने वाले डिफरेंट टैक्स स्लैब में जो है ना, लगने वाले जो दर हैं उसमें बदलाव नहीं किया गया, तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है हमें और आपको। ठीक, और इससे करदाताओं के लिए पूर्वानुमति माहौल बना रहेगा, और साथ ही सभी संशोधनों को एक ही जगह समाहित किया गया है। तो इसलिए ये आसान बनाने की प्रक्रिया है, न कि टफ करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। 4th नंबर न्यूज आर्टिकल है ये, यूपीआई से संबंधित। हम लोग लेन देन से संबंधित, डिजिटल लेन देन से संबंधित जो इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल यूज कर रहे हैं, जो काफ़ी पॉपुलर है, उससे संदर्भित एक न्यूज आर्टिकल है। और इसमें दुनिया की नंबर 1 रियल टाइम पेमेंट प्रणाली भारत के संदर्भ में ये एक उपलब्धि को दर्शाता है कि भारत रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में दुनिया में नंबर 1 बन गया है। तो ये भारत की जो कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जो एक महत्वपूर्ण कदम है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोसिस्टम को विकास करने में जो महत्वपूर्ण काम है उसको दर्शाता है एक उपलब्धि के तौर पे भारत। तो इसीलिए, और ये बात किसके द्वारा कही गई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत तीव्र गति से भुगतानों में वैश्विक अग्रणी बनकर उभरा है, और भारत, और संदर्भ उसका वही है कि यूपीआई ने वीजा मास्टर, जो वर्ल्ड लेवल पे इससे पहले महत्वपूर्ण हुआ करता था डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, उसको पीछे छोड़ दिया है और दुनिया का नंबर 1 रियल टाइम भुगतान प्रणाली बन गया है। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों को हम लोग महत्वपूर्ण रूप से देख सकते हैं कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इससे संबंधित जो प्रावधान है, जो अवेयरनेस है, और जनता की जो भागीदारी है इसमें, जनता के द्वारा। क्यों? क्योंकि उपयोगकर्ता की भी संख्या बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में। तो ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है सरकार के तौर पे भी और एक अर्थव्यवस्था के तौर पे भी। तो ये देख सकते हैं, इन डायमेंशंस को हम लोग नोट कर सकते हैं यहाँ पे। अर्थव्यवस्था जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूज है करंट अफेयर की। चलिए पूरे के पूरे इसके बारे में कुछ जानकारी है तो थोड़ा समझते हैं हम लोग कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म यही है, और ये क्या करता है, किस तरह से चीज़ें हैं। तो डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं कि ये त्वरित भुगतान प्रणाली है, ऑब्वियसली डिजिटल है, फ़ोन से हम लोग कर सकते हैं, लैपटॉप से कर सकते हैं, यही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा विकसित किया गया है, NPCI, ठीक है, और जो कि
आरबीआई के अधीन काम करता है। तो इसके बारे में ये संस्था महत्वपूर्ण संस्था है। तो हम लोग महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में भी, अर्थव्यवस्था से संबंधित, राजनीति से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित से प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स में डायरेक्ट आते हैं। तो इसकी एक महत्वपूर्ण संस्था मिल गई जनरल स्टडीज पेपर 3 के लिए। ठीक है, और क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस के फ्रेमवर्क पे आधारित है, मतलब तुरंत भुगतान सुनिश्चित होगा। हम लोग अगर पुरानी व्यवस्था में अगर जाएं, एक बार कंपैरिजन करें, तो पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, या सही तरीके से बोला जाए तो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्ते तक लगते थे। लेकिन अभी क्या है, एक क्लिक पे 10 से 15 सेकंड के अंतर्गत ये चीज़ें की जा सकती है निर्बाध रूप से, बशर्ते आपका इंटरनेट कनेक्शन सही हो। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें भारत में इसका प्रसार काफ़ी अधिक हुआ है। तो इसीलिए क्या है, यूपीआई के पीछे जो डिजिटल फाउंडेशन है उसे समझना महत्वपूर्ण है कि क्यों ये उपलब्धि, कैसे ये उपलब्धि अर्जित की गई। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, 3-4 चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है जो प्रमुख चीज़ है। क्या, प्रधानमंत्री जनधन योजना, वित्तीय समावेशन, हमने एक वर्ड सुना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सेक्टर से जोड़ दिया जाए, मतलब उसके पास एक खाता हो, और इससे एक खाता हो और उसके बाद क्या, उसे आधार और डिजिटल पहचान, मतलब उसको सत्यापन की व्यवस्था भी कर दी गई। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना ने सबसे पहले क्या, अधिक से अधिक लोगों का अकाउंट खोल दिया, 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं उसमें, और ये बढ़ ही रहा है दिन प्रतिदिन। और उसके बाद आधार और डिजिटल पहचान भी सत्यापित कर ली गई कि उस व्यक्ति के सत्यापन के लिए आधार के माध्यम से। और कनेक्टिविटी ऑफ 5G क्रांति, हमने देखा 3G 4G से हम लोग 5G की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेज़ी से। तो डिजिटल सेवाओं को भी सुलभ किया गया, क्योंकि सब कुछ के लिए सारी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे आधारित है। तो इसका भी प्रसार देश में पिछले कुछ वर्षों से हुआ है। तो ये पूरा का पूरा फाउंडेशन हमने समझ लिया कि इस उपलब्धि को हासिल करने के पीछे क्या क्या पहले महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। अब ये व्यवस्था कैसे बदल रहा है, यूपीआई जो है कैसे व्यवस्था में पूरी की पूरी क्रांतिकारी आमूलचूल परिवर्तन कर रहा है। तो सबसे पहला वही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में काम करता है। ठीक है, कि आम आदमी की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है, उसके द्वारा उपयोग किया जाता है, मतलब क्योंकि प्रमुख उपयोगकर्ता आम आदमी है। ठीक है, और उससे लाभ भी मिल रहे हैं और उससे उसके भविष्य भी सुनिश्चित हो रहे हैं, विकास में, अर्थव्यवस्था में, सब तरीके से ये भूमिका है इसकी। पहले वाले सिस्टम क्या था कि ओपन सोर्स तकनीक पर आधारित है ये, मतलब इस तरह से काम करता है ये। और पहले की क्लोज लूप सिस्टम, मतलब जो पे करने वाला है, जो लेने वाला है, और उसके बीच में जो महत्वपूर्ण पक्षकार, बस उनके बीच में ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन क्या है, ये तुलना में ग्राहकों को जोड़ने का, एकीकरण करने की लागत को कम किया, क्योंकि ये ओपन सोर्स तकनीक पर आधारित है। तो इसको ऐसे ही हम लोग सामान्य तौर पे समझ सकते हैं। तो पूरा का पूरा क्या, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया जिसमें आम आदमी की भूमिका बढ़ गई उपयोगकर्ता की। तो इसलिए तेज़ी से उपयोगकर्ता की संख्या इसमें बढ़ रही है, आसान है यूज करना। उसके बाद क्या, यहाँ पे देख सकते हैं कि CLS के बारे में, वही क्लोज लूप सिस्टम जो था पुराना, उसके बारे में बताया गया है कि एक भुगतान नेटवर्क है जिसमें सभी भागीदार, जैसे भुगतान करने वाला, भुगतान प्राप्त करने वाला और लेन देन को संचालित करने वाला सिस्टम एक ही नेटवर्क के भीतर काम करते थे। ठीक है, जबकि ये ओपन नेटवर्क है। ठीक है, चलिए, आसान एकीकरण मतलब क्या है कि इससे जुड़ना आसान है। कैसे, मौजूदा प्रणालियों में चाहे पुरानी हो या नवीन को आसानी से जोड़ा जा सकता है। साथ ही रियल टाइम और बैच सेटलमेंट, मतलब जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, लेन देन की प्रक्रिया जो है ना, तुरंत होगी, सेकंड में होगी। जैसे हमने बताया कि पुराने सिस्टम में क्या है, जो कुछ दिनों से लेकर समय लगता था, कुछ दिनों से लेकर हफ्ता तक का समय, वो पूरा का पूरा जो है ना अकाउंट्स को अटैच करने में, दो, जो लेने वाला है, जो देने वाला है, पूरी की पूरी प्रक्रिया, ये जो पूरा चेन बनता था उसको सेम करने, मैच करने में इतना समय लगता था। पूरी बैंकिंग प्रणाली को आसान भाषा में ये समझ लें हम लोग। लेकिन अब क्या है, ये प्रक्रिया रियल टाइम हो रही है, तुरंत हो रही है। ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया, रियल टाइम और बैच सेटलमेंट, दोनों प्रकार की सुविधाओं को सक्रिय रूप से समर्थन देती है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या है कि यूपीआई भुगतान व्यवस्था को कुछ पॉइंट्स और भी हैं इसमें। क्या है, इंटर ऑपरेबिलिटी, क्या है, उपयोगकर्ताओं को चुनने की स्वतंत्रता है, जिससे कि क्या, सेवा प्रदाताओं को आसानी से चेंज किया जा सकता है
कि आप एक पे नहीं जाके दूसरे पेमेंट सिस्टम पे गेटवे के थ्रू आप जा सकते हो। तो यही है यहाँ पे, ये आसानी होगी। सीमा पार भुगतान जैसे हमने बताया, सेकंड में सीमा पार, ठीक है, और किसी कोने से कहीं भी। और उसके बाद क्या, इसका प्रसार भी विश्व में विभिन्न देशों में भारत के द्वारा किया जा रहा है इस सुविधा को। तो जैसे सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस और नामीबिया, इस सब में ये यूपीआई काम कर रहा है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और भारतीय क्षेत्रीय भाषाओं में भुगतान, ये हम लोग सबने देखा होगा कि क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये भी काफ़ी है कि वित्तीय समावेशन के लिए इस प्रकार से जो वित्तीय लेन देन को आसान किया गया है, इससे कहीं ना कहीं क्या वित्तीय समावेशन जो है बढ़ा है। और इस पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है ना, पूरे के पूरे जो सिस्टम है उसमें जो है अधिक से अधिक उपयोगकर्ताओं को शामिल करना आसान बन गया है पहले की तुलना में। तो इसलिए भी इस प्रकार से ये एक आयाम महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से। चलिए अब एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है जो हमारा 5वां न्यूज आर्टिकल क्या है, भारत में छात्रों की आत्महत्याएं। अभी एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण 2 घटनाएं सामने आई जिसमें छात्रों ने, मतलब हायर एजुकेशन से संबंधित जो प्रमुख संस्थान हैं देश के, 2 अलग अलग हिस्सों मतलब 2 अलग अलग राज्यों में 2 प्रमुख संस्थानों के 2 बच्चों ने जो है ना आत्महत्याएं की विभिन्न कारणों से। और वो काफ़ी जो है ना उसमें चर्चा में रहा, उस पर बहस है अपने आधार पे। तो उसके कारण से ये न्यूज आर्टिकल है, उससे जुड़े हुए, उस घटनाक्रम से जुड़े हुए विभिन्न जो है ना आयाम इसमें शामिल किया जाएगा। जो प्रमुख जो यहाँ पे मुद्दा है, क्या बना है इस न्यूज आर्टिकल को यहाँ पे रखने का, कि ये जो छात्रों के द्वारा आत्महत्याएं की गई उस पर सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित किया। और सुप्रीम कोर्ट ने इन संस्थानों में दुखद घटनाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। एक हमने सुना है स्वतः संज्ञान लिया गया कि कोई ऐसे मामले जिसमें जो विक्टिम है वो उसे कोर्ट में जाने की जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है, बल्कि कोर्ट के द्वारा स्वयं भी उसको स्वतः संज्ञान लिया जाता है। तो इसे बोलते हैं स्वतः संज्ञान, और अंग्रेजी में वर्ड है सुओ मोटो कॉग्निजेंस। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है और बात किया गया प्रणालीगत सुधारों की तत्काल आवश्यकता पे जोर दिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं कि इसमें कुछ और डायमेंशन, महत्वपूर्ण डायमेंशन है, क्योंकि ये इस प्रकार की घटनाएं जो है ना पूरे के पूरे एजुकेशनल इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकती हैं भविष्य में, या प्रभावित कर रही हैं। और या पूरे के पूरे सिस्टम जो है ना, क्राइम इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को भी के बारे में के संदर्भों का भी हमें पता चल सकता है कि इस प्रकार की घटनाएं, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं क्यों हो रही हैं और क्या क्या कारण हैं। तो यही हम लोग आयाम, डिफरेंट आयाम हैं। तो सबसे पहले क्या कुछ आंकड़े देख लेते हैं इससे संबंधित। क्या आंकड़े हैं? एनसीआरबी 2022 के अनुसार भारत में कुल आत्महत्याओं में से 7.6% क्या है, छात्रों ने आत्महत्याएं की है। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। एनसीआरबी हम लोग समझते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, मतलब देश में हो रहे जो अपराध हैं, जो रजिस्टर्ड अपराध हैं, उनका डेटा इसके द्वारा संकलित किया जाता है, जारी की जाती है वर्ष दर वर्ष। तो इस प्रकार से तो ये सरकार की संस्था है ना, ध्यान रखेंगे इस पे। छात्रों के आत्महत्या दर में छात्राओं की आत्महत्या दर से अधिक है। अब देखेंगे यहाँ पे एक और डायमेंशन मिल गया जिसमें लिंग की बात की गई है, छात्रों की, मतलब लड़कों के द्वारा की गई आत्महत्याओं से क्या, लड़कियों की, महिलाओं की। तो ये मुद्दा एक अलग मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा बताता है कि वहाँ पे कुछ और दबाव है कि उनके तुलना में इनके द्वारा आत्महत्या दर जो है ना अधिक है। और उसके बाद सबसे प्रभावित जो 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश, ये आंकड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कहीं भी यूज किया जा सकता है। प्रीलिम्स में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मेंस में हम लोग आंसर राइटिंग के संदर्भ में लिख सकते हैं। सोशल इशू के लिए, सोशल जस्टिस पेपर के लिए जो टॉपिक है हमारा, उसमें ये महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है ये। चलिए, छात्रों द्वारा आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं के पीछे कारण क्या है ना, कि ये घटना के कुछ महत्वपूर्ण कारणों पे जो है ना हमें हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। तो सबसे पहले क्या, शैक्षणिक कारण, कि शिक्षा में, शैक्षिक केंद्र ही जो है ना इस पूरे के पूरे मामले के जो है ना सेंटर में क्यों है। कारण ये है कि शिक्षा जो है ना के कारण जो है ना असंतोष, तनाव, असफलता, इस कारण से जो है ना काफ़ी स्ट्रेस पैदा हो रहा है विद्यार्थियों के अंतर्गत। और
इतनी कंपटीशन बढ़ चुकी है इस प्रकार के, तो इसलिए असफलता का डर भी बहुत ज़्यादा है, तनाव भी बहुत ज़्यादा है, और उसको लेकर पूरा का पूरा माहौल जो है ना, वातावरण नकारात्मक है, तो उसका असर भी पड़ता है। उसके बाद क्या है कि सारी चीज़ें दी गई कि जैसे सहपाठियों शिक्षकों के साथ सकारात्मक जुड़ाव की कमी हो जाती है, उत्पीड़न होता है, अपमान, अलगाव आदि, ये सारे एस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं। संस्थागत कारण क्या है कि संस्थागत कारण मतलब कि बुलिंग, जातिगत भेदभाव, रैगिंग, प्रतिकूल संस्थागत संस्कृति, साथियों का दबाव आदि शामिल है। मतलब पूरा का पूरा जो है ना, एक समूह के द्वारा इस प्रकार के काम जो है ना, तंग करने वाली स्थिति, मतलब परेशान करने वाली स्थिति, किस आधार पे? जाति के आधार पे। और रैगिंग का मुद्दा सबसे पहले है, उसके बाद प्रतिकूल संस्थागत संस्कृति भी, और पारिवारिक मुद्दे में, अन्य पारिवारिक मुद्दे भी, दबाव की स्थिति में, तनाव की स्थिति में। अब वो माता पिता से उपेक्षा की स्थिति हो सकती है, कोई बचपन में घटित जो है कोई घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, जिसका जो है ना पूरा का पूरा जो है ना बैकग्राउंड उसके मानसिक अवसाद और मानसिक बीमारियों को जन्म दे रहा हो या ट्रिगर कर रहा हो, तो ये भी एस्पेक्ट यहाँ में महत्वपूर्ण है। और सामाजिक कारण क्या है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और मदद लेने में क्या, गिल्ट की भावना, क्योंकि आज भी हमारे समाज में क्या है कि स्टिग्मा की तरह है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा। हम लोग बताने से हिचकते हैं, बात करने से हिचकते हैं, क्योंकि समाज उसको दूसरे नज़रिए से देख सकता है। तो इसलिए ये भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे सरकार के द्वारा रोकने के लिए उठाए गए कदम, इस प्रकार के आत्महत्याओं को, कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले मनोदर्पण, इस शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये कार्यक्रम आया है। क्या है ये हेल्पलाइन है, ये काउंसलिंग हेल्पलाइन है, ठीक है। और लाइव इंटरेक्टिव सत्रों के माध्यम से अब तक लाखों छात्रों का मदद कर चुका है कि जो ऐसे बच्चे तनाव में हैं, लगातार परेशान हैं, तो वो मदद ले सकते हैं। राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, इस तरह का कुछ और उपाय हम लोग देख सकते हैं। क्या है कि देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, ठीक है। सारी समस्याओं में हम लोग इस प्रकार के काउंसलिंग का विस्तार हम लोग देखेंगे। काउंसलिंग महत्वपूर्ण है, बातचीत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित राष्ट्रीय टास्क फोर्स, ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है कि जो लिया गया यहाँ पे संज्ञान कि उसका उद्देश्य छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निपटना, शैक्षणिक संस्थानों में आत्महत्याओं की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर चर्चा और विचार विमर्श करना तथा निवारक उपायों की सिफारिश करना, मतलब आमूल चूल परिवर्तन करना। ये पूरे का पूरे समस्या को समझना, समस्या के आयामों को समझना और उस पर क्या किए जा सकते हैं, सब चीज़ को जो है ना निर्धारण करना, डॉक्यूमेंट करना, ये इसमें टास्क फोर्स में बताया जा रहा है, किया जाना चाहिए। कुछ कदम यहाँ पे जो महत्वपूर्ण रूप से है ना रोकने के लिए उठाए गए हैं। क्या और देख सकते हैं कि जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ये चल रहा है जिला स्तर पे। स्वास्थ्य में पर्यावरण कल्याण मंत्रालय का यह कार्यक्रम कितने जिलों में चल रहा है? 767 जिलों को कवर करता है। और स्कूल और कॉलेज में आत्महत्या रोकथाम सेवाएं और लाइफ स्किल प्रशिक्षण भी है इसके लिए कि पहले से ही प्रशिक्षित कर दिया जाए बच्चों को, जिससे कि वो उस स्थिति में पहुँचने से पहले जो है ना सचेत रहें और उस स्थिति में अगर पहुंचे तो मदद मांगने के लिए वो मांगे। तो ये बात है, कनेक्ट कर सकें। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, ये बेसिकली क्या है, आईआईटीज में जहाँ पे कंपटीशन की भावना अधिक है, एक दूसरे से आगे निकलने का पूरा का पूरा जो है पीयर का प्रेशर है, वहाँ पे तनाव प्रबंधन और सहनशीलता पर कार्यशालाएँ आयोजित की जाती है। ध्यान रखें ये आईआईटीज में है ना, आईआईटीज में। तो प्रीलिम्स में आगे स्टेटमेंट लिखा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट सारे विश्वविद्यालयों में है, तो यहाँ एलिमिनेट करना होगा, आईआईटीज में है ये, ठीक है। यूजीसी की सलाह क्या है? उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शारीरिक फिटनेस, खेल, छात्र कल्याण एवं भावनात्मक कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव नोट पे यहाँ पे बात की गई है कि सकारात्मक दृष्टिकोण से शारीरिक तौर पर आप काम करें, मानसिक तौर पर काम करें और आगे बढ़ सकते हैं, जिससे कि इस तनाव को कम किया जा सकता है। चलिए हम लोग इस प्रकार आज का जो अंतिम न्यूज आर्टिकल है वो है कोयला क्षेत्र की स्थिरता और प्रतिस्पर्धात्मकता। कोयला क्षेत्र भारत में महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों में से एक क्या है? कोयला संसाधन। क्यों ये महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि अभी भी जो है ऊर्जा उत्पादन में हमारे यहाँ लगभग आधे से अधिक योगदान किसकी है? कोयला संसाधन की, लगभग, ठीक है, आधे से अधिक की बात। जब हम आज विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को की खोज
और विकास में बहुत आगे और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं देश पूरे दुनिया में, खास करके सौर ऊर्जा में, विंड एनर्जी में और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा में। लेकिन फिर भी कोयला जो है ना हमारे क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। तो इसलिए इस क्षेत्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है ये इसमें शामिल किए गए हैं। देखते हैं हम लोग क्या हाल का घटनाक्रम है। सबसे पहला तो क्या है कि इसकी संधारणीयता, कोयला क्षेत्र की संधारणीयता और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख रणनीति तय करने की नीतियों की रूपरेखा तैयार की है सरकार के द्वारा। और क्या है ये ऐसा क्यों, मैंने बताया एक एस्पेक्ट मैंने बताया कि हम यूज कर रहे हैं इसका। दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि हमारे पास ये संसाधन बड़ी मात्रा में है। ये दुनिया में 5वां सबसे बड़ा कोयला भंडार है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद क्या, कोयला देश की ऊर्जा की जरूरतों को 55% कवर करता है। तो यही बात हम लोगों ने डिस्कस किया। इसीलिए क्या है, इस क्षेत्र को क्या आधुनिक बनाना है, पर्यावरण संबंधी और अनुपालन बढ़ाने तथा आयात पर निर्भरता को कम करना। तो इस क्षेत्र आवश्यक है कि सतत विकास के लक्ष्यों को अगर प्राप्त करना है देश को, तो इस क्षेत्र को आधुनिक बनाना, मतलब जितना अधिक से अधिक हो सके हम कोयले से निकलने वाला जो कार्बन उत्सर्जन है उसे कम कर सकें, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी लगा के, मतलब कोयला के उसी रूप को प्रयोग ना किया जाए जिस रूप को आज तक प्रयोग किया जाता रहा है, जिससे कि अधिक से अधिक कार्बन उत्सर्जन होता है। तो अलग अलग विभिन्न भिन्न रूपों में उसका प्रयोग किया जा सकता है, इसके लिए टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होगी। दूसरा, जो अन्य समस्याएं हैं जो कि हमारे इंपोर्ट बिल्स को बढ़ाते हैं, क्यों, क्योंकि आयात करने की समस्या, हम बाहर से आयात कर रहे हैं। और जो पूरा का पूरा उद्योग चल रहा है उसको आधुनिक बनाने और उसमें कंप्लायंस, जो सरकार की नीतियां होती हैं उसे फॉलो किया जाए, ये प्रयास, जिससे कि ये पूरा का पूरा जो प्रयास है, ये पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम है ये कोयला से संबंधित, वो क्या पर्यावरणीय, हितैषी हो और आर्थिक दृष्टिकोण से भी सही हो, दोनों का तालमेल, सामंजस्य हो इसमें। तो ठीक है, तो इसमें नेक्स्ट डायमेंशन हम लोग देखते हैं कि संधारणीय सुनिश्चित करने के लिए क्या, अभी हमने बात किया ना, सुनिश्चित सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है और इसके लिए हम लोग नवीकरणीय कर रहे हैं। लेकिन कोयला को हम लोग छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास संसाधन अधिक है और अभी भी हम लोग प्रयोग कर ही रहे हैं। तो हम लोग इससे क्या करना होगा, सतत बनाना होगा, ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन उपायों के साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, ग्रीनिंग और बायो रिक्लेमेशन। मतलब क्या, खनन के बाद कोई भी साइट है, अगर खनन के बाद खाली हो जाए तो वहां पे क्या है, वहां पे पेड़ है ना, उसे ग्रीनिंग करने का कार्य किया जाना चाहिए, जिससे क्या है कि फिर से वहां पे इकोसिस्टम डेवलप हो जाए और उसकी भरपाई हो जाए, ठीक है। तो यही बात की गई है। और ये पर्यावरण वन और पर्यावरण जलवायु मंत्रालय के हरित ऋण कार्यक्रम ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसे नोट कर लेंगे। हरित ऋण कार्यक्रम में कोयला में लिग्नाइट पीएसयू की भागीदारी सुनिश्चित करता है और ये जिम्मेदारी किसकी है, पीएसयू जो भी है कोयला क्षेत्र में और लिग्नाइट के क्षेत्र में, ठीक। अब इस प्रकार की जो भी डेवलपमेंट है महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोयला से संबंधित जो यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रश्न हैं लगभग प्रत्येक वर्ष जो है ना पूछे जाते रहते हैं किसी ना किसी रूप में। तो ये जो घटनाक्रम है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये भी नोट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, खदान के उपचारित जल का उपयोग, तो खदान से जो निकलने वाला जल है उसका जो है ना उपयोग विभिन्न पर्पज से किया जा सकता है, जैसे सामुदायिक आपूर्ति, जैसे सिंचाई, औद्योगिक उपयोग, धूल नियंत्रण, अग्निशमन, पर्यावरण संबंधी सेवाओं, पुनर्भरण, मछली पालन के लिए उपयोग किया जा सकता है। हम लोग को इस समझ सकते हैं कि अगर पृथ्वी के नीचे से इस बेड से अगर कोयला निकाला जाता है तो वहाँ पर रिस्क जाने वाला जल जो है ना भारी मात्रा में यहाँ पे जमा हो जाता है, जिसे पंप के द्वारा निकालना आवश्यक है अगर आगे की खुदाई की जानी है तो। और ये से वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, इसी की बात यहाँ पे की जा रही है। और जो कि एक सामान्य खान में ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है कि पंप के द्वारा जो अंदर रिस्क जाने वाला जो जल है उसे बाहर निकाला जाता है, क्योंकि तभी वो वहाँ पे खुदाई की जा सकती है अंदर, धरती के अंदर। तो इसका उपयोग किया जाना चाहिए सतत प्रयोगों के लिए। और उसका ओवरबर्डन रेत निकालना, क्या है ओवरबर्डन रेत निकालना, कि खनन के दौरान क्या होता है कि निकली जो अतिरिक्त मिट्टी है और जो पत्थर है उन्हें क्या बोला जाता है, ओवरबर्डन, मतलब एक्स्ट्रा जो कोयले के अलावा जो चीजें निकाली गई उसको अलग कर लेना, ठीक है ना। और इससे नदी पारिस्थितिकी तंत्र पुनरुद्धार और संधारणीय विकास संभव होगा, मतलब फिर से उसे सेटल कर देना उस अवसाद को। तो ये ध्यान रहे यहाँ पे, इस तरह से चीजें हम लोग कर सकते हैं। कुछ और पहल है, क्या है, ब्लास्ट फ्री खनन प्रौद्योगिकी। तो क्या है, कोयले के चट्टान को तोड़ने के लिए कि ब्लास्ट करने की तकनीक होती है। यहाँ देखा हुआ है,
दिया गया है कि खनन हेतु ड्रिलिंग ब्लास्ट से बचने के लिए क्या है, सरफेस माइनस कंटिन्यूअस माइनस और रिपर्स का उपयोग करना। ठीक है, मतलब अधिक से अधिक ब्लास्ट करने से क्या होता है कि पूरा का पूरा आसपास के चट्टानों को भी तोड़ता है, वो कमजोर करता है और उसके जो कण हैं बहुत दूर तक फैलते हैं। तो ये एक पर्यावरणीय समस्या हो सकती है जो कि वायु प्रदूषण जल प्रदूषण से संबंधित हो सकता है। तो इसे कम किया जा सकता है क्योंकि इसके प्रभाव जो है ना व्यापक हैं, तो इसको कम किया जा सकता है। स्वच्छ कोयला एवं नवीकरणीय ऊर्जा पहल, अंत में हम लोग उस बात करेंगे कि इसको कैसे नवीकरणीय बनाया जाए। तो और जो प्रैक्टिसेस हैं वर्ल्ड लेवल पे कि कोयला के और रूप, कोयला गैसीकरण, जो कोयला से बनने वाले जो गैस है जिससे कि होने वाले जो उत्सर्जन है वो कोयला की तुलना में कम है। दूसरा रूप कोल बेड मिथेन, जो कि सेम सोर्स से पाया जाता है। कोल बेड, जहां जहां कोयला खदान है वहां पे कोल बेड मिथेन पाया जाता है। उसके निष्कर्षण मतलब उसको निकाले जाने को और उसकी खोज को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, उसके प्रयोग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि उत्सर्जन को कम किया, क्योंकि हमारे यहाँ पर्याप्त कोयला के भंडार है, हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से हम लोग इसे सस्टेनेबल बना सकते हैं इस पूरे के पूरे प्रैक्टिस को। चलिए नेक्स्ट क्या है, आयात को कम करने हेतु उपाय। जो हमने देखा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत में जो है ना एक महत्वपूर्ण मुद्दा क्या, घरेलू उत्पादन और खपत में वृद्धि। कि कोयला ब्लॉक आवंटन, निजी क्षेत्र की भागीदारी और मंजूरी संबंधी प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। इससे क्या कोयला के आयात को कम किया जा सकेगा। दूसरा क्या है, निकासी और आपूर्ति श्रृंखला में सुधार, कि पूरा का पूरा जो सप्लाई चेन है उसमें क्या है सुधार करने के लिए क्या करने पड़ेगा, नई रेलवे लाइंस और कोयला परिवहन प्रणालियों को अपग्रेड करना पड़ेगा जिससे खान से लेकर अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने में उसे समय कम लगे, लागत कम लगे, इस तरह से। और क्या फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना जो है यही बात करती है। यहाँ पे यही दी गई है कि ये इस परियोजना के तहत क्या किया जाएगा कि उस बुनियादी ढांचे प्रणाली से है जो खनिजों या अन्य संसाधनों के खनन स्थल से सीधे मुख्य परिवहन नेटवर्क जैसे रेलवे स्टेशन, हाईवे, बंदरगाह से जोड़ने की बात करता है, जो डेडिकेटेड रूप से उस कोयला संसाधन को उपभोक्ता और बाजार तक जो है ना पहुँचाने के लिए डेडिकेटेड रूप से काम करता है। आयात को कम करने के लिए कुछ और चीजें क्या है कि शक्ति नीति के अंतर्गत क्या वित्तीय सहायता दी जाएगी। किसे, आयातित कोयले से चलने वाले संयंत्र अब घरेलू कोयला अधिक आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए एक दूसरा कोकिंग कोल मिशन क्या है, इसमें क्या इस्पात क्षेत्र के लिए जो घरेलू कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है आपूर्ति को बढ़ावा दिया जा सकेगा। दो तरह के कोयले होते हैं, कोकिंग कोल और नॉन कोकिंग कोल। तो कोकिंग कोल जो है क्या इस्पात क्षेत्र में बेसिकली है ना, इस्पात इंडस्ट्री में, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो उसमें आपूर्ति बढ़ाई जाएगी जिससे कि वो विदेशों से आयात कम करे, जिससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो। ठीक है, तो ये कुछ उपाय इसमें किए गए। तो चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़ टुडे में जो अन्य सुर्खियां हैं, जो शॉर्ट न्यूज हैं उसे देख लेते हैं। सबसे पहले जो शॉर्ट न्यूज़ है वो है डार्क पैटर्न्स। क्या, डार्क पैटर्न, जो कि किससे संबंधित है, OTT से संबंधित। जो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं विभिन्न इंटरटेनमेंट्स के लिए, विभिन्न चैनल्स हैं इसमें, उससे संबंधित है। क्या है ये कि केंद्र सरकार द्वारा एक दिशा निर्देश जारी किया गया है कि डार्क पैटर्न ट्रिक्स जो है ना कुछ OTT प्लेटफॉर्म पे यूजर्स को जो है ना अनवांटेड, जो कि जरूरी नहीं है आपके लिए और हमारे लिए, उसको सब्सक्रिप्शन बेचने के लिए या छुपे हुए कुछ शुल्क उस पर आरोपित करने के लिए किया जा रहा है। तो इस पैटर्न को क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं डार्क पैटर्न्स। ठीक है ना, जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स के द्वारा किए जा रहे हैं। और उसका शोषण किसका किया जा रहा है, मतलब उससे प्रभावित कौन है, यूजर्स, हमारे आपके जैसे यूजर्स। तो इसके बारे में कुछ जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि ये डिजाइन और चॉइस बनावटों का उपयोग कर क्या करते हैं, किस प्रकार से डिजाइन किए जा रहे हैं कि उपभोक्ताओं को ऐसा डिसीजन मेकिंग में जो है कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए और क्या वो अधिक पेमेंट कर दे, इस तरह से चीजें हो। ठीक है ना, भ्रमित करना, मजबूर करना, गुमराह करने की जैसी स्थिति होती है। और उसके बाद क्या, इसमें कुछ टर्म है इंपॉर्टेंट टर्म, क्या, डीप प्राइसिंग, प्रच्छन्न विज्ञापन, वेट एंड स्विच, फॉल्स अर्जेंसी, इस तरह की चीजें। और उसके बाद क्या, इसके लिए क्या एक केंद्रीय संस्था है, कौन सी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने मामले को डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन हेतु दिशा निर्देश जारी किया है। तो ये दिशा निर्देश इसके द्वारा ही किया गया, उपभोक्ता मामलों में महत्वपूर्ण संस्था देश में, तो ध्यान रखेंगे। तो 2023 में जारी किया गया था ये, और इससे संबंधित जो है कि इसके माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 13 प्रकार के डार्क पैटर्न्स की अनुचित व्यवसाय व्यवहार
के लिए घोषित किया गया। 13 प्रकार के जो व्यवहार हैं जो किए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, ये संस्था का नाम ध्यान रखेंगे, इस प्रकार के काम ये कर रही है। चलिए नेक्स्ट जो शॉर्ट न्यूज है हमारा क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था निर्वाचन से संबंधित क्या है कि भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि अनुच्छेद 224 संविधान का अनुच्छेद 224 के तहत प्रदत्त शक्तियां उसे निर्वाचक नामावली तैयार करने सहित चुनाव के सभी पहलुओं का अधीक्षण और निर्देशन का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। ये मामला है। मामला हम लोग समझ रहे हैं कि हाल के घटनाक्रम हम लोगों ने देखा कि बिहार में इस प्रकार के डेवलपमेंट हैं, वहाँ के नामावली वोटर लिस्ट के संदर्भ में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, जिसके संदर्भ में एक बहस, एक चर्चा जो है ना, विवाद जो है ना खड़ा हुआ है, मामला तो अभी चल रहा है। तो उसके संदर्भ में हम लोग जोड़कर इसे देख सकते हैं इन दोनों प्रावधानों को। एक प्रावधान है अनुच्छेद 324 जो कि ये शक्तियाँ देता है किसको, निर्वाचन आयोग को, ठीक है ना। संसद प्रत्येक राज्य के संसदीय चुनाव, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के जो जितने भी चुनाव होंगे सब में क्या है, निर्वाचन आयोग निर्वाचक नामावली तैयार करना तथा इन चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास होगा। तो यही बात कही गई है जो संविधान में स्पष्ट रूप से है। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रावधान भी है, क्या है, अनुच्छेद 326 जो कि हमें मत देने के अधिकार से संबंधित है। मत देने के अधिकार से मतलब भारतीय नागरिक जिसकी आयु कितनी है, 18 वर्ष, ठीक है, अगर प्राप्त कर चुका है तो वो मत दे सकता है। हालांकि कुछ मामलों में से रोका जा सकता है, अगर किसी संविधान के द्वारा अयोग्यता या किसी मामले में उसे अयोग्य घोषित किया गया है तो उसे अयोग्य जो है ना मत देने से रोका जा सकता है। शायद इस लाइन में यहाँ पे एक जगह नहीं है तो इसे हटा लेंगे, है ना, लाइन को ठीक कर लेंगे सेंटेंस को। तो यही है मामला कि हालांकि संविधान या किसी कानून के तहत अयोग्य घोषित होने पर वह मताधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं रह जाता है। मतलब कुछ ऐसे मामलों में, कुछ मामलों को छोड़ के, बाकी ये आधार क्या, आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या है न्यूज, नेक्स्ट न्यूज है हमारा कि बिल ऑफ लैडिंग बिल 2025, लैडिंग मतलब शिपिंग इंडस्ट्री से संबंधित है, ये शिपिंग जहाज रानी, है ना, ठीक है, शिपिंग इंडस्ट्री से कि माल को लाने ले जाने से संबंधित, सागरीय सीमा में, सागरीय परिवहन में, तो उससे संबंधित ये बिल लाया गया है। और बिल में क्या है, मुद्दा क्या है, इसका उद्देश्य शिपिंग डॉक्यूमेंट्स के लिए कानूनी फ्रेमवर्क को अपडेट करना, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में जो यहाँ पे एक्सपोर्टर इंपोर्टर के द्वारा जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के द्वारा जो पेपर्स यूज किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं। जैसे दो पार्टी हम लोग देख सकते हैं, एक तो मालवाहक कंपनी होगी जो जहाज की ओनर हो सकती है, जैसे बोला जाता है फ्रेट कैरियर, जिसपे वो माल ले जाया जा रहा है या लाया जा रहा है। और दूसरा क्या होगा, सामान भेजने वाला। तो इसके द्वारा एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है जिसको बोला जाता है बिल ऑफ लैडिंग, मतलब इसके द्वारा इसे दिया जाता है भेजने वाला, तो इसी को बोला जाता है बिल ऑफ लैडिंग। तो इसके संदर्भ में ये कानून लाया गया है, आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें किस प्रकार की जानकारियां होती, देखिए यही कि कौन सा सामान भेजा जा रहा है, क्या प्रकार है, कितनी मात्रा है, स्थिति क्या है, गंतव्य क्या है, ये मतलब सारे उससे संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल, ठीक है ना। तो पूरी की पूरी मतलब ये परिवहन प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी तालमेल बनाने के लिए ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो सकता है। चलिए अब दूसरा क्या है, एक महत्वपूर्ण संस्था है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र नितल प्राधिकरण, ठीक है ना, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ठीक है ना, सी बेड अथॉरिटी, जो कि सागरीय संसाधनों के संदर्भ में महत्वपूर्ण संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, जो सागरीय संसाधनों के खनन से संबंधित है, खनन को विनियमन से संबंधित, सागरीय संसाधनों के संबंधित, ठीक है, जो कि सागरीय बेड तलों पे पाए जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ जानकारियां यहाँ पे दी गई है। क्या जानकारी है कि यहाँ पे ये मामला क्यों आया है कि बैठकों के ISA की बैठकों के बावजूद नए डीप सी माइनिंग नियमों पर आम सहमति नहीं बन पाई है। तो वही सागरीय, गहन सागरीय तलों में जो माइनिंग की जा रही है उसके संदर्भ में कुछ सहमति लाने की आवश्यकता
के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें कि सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। तो यही घटनाक्रम है कि विभिन्न बैठक किए जा रहे हैं। तो इसके बारे में कुछ जानकारियां हैं यहाँ पे। क्या है, मुख्यालय कहाँ है, किंगस्टन जमैका में, कैरिबियन आइलैंड से कंट्री है ये, ठीक है। उसके बाद परिचय क्या है कि ये स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सबसे पहला ऑटोनोमस है ये। और ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय, यूएन क्लॉज, हमने नाम सुना होगा कि सागरों से संबंधित जो नियमन है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो अभिसमय है 1982, उसमें समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के भाग 11 के कार्यान्वयन से संबंधित समझौता के तहत बनाई गई थी। ठीक है, क्लियर। तो ये सागरीय संसाधनों को लेकर और सागरीय संसाधनों के प्रयोग को लेकर निर्देशित करने, नियंत्रित करने से संबंधित कानून है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण है आज के संदर्भ में, क्योंकि सागरों में महत्वपूर्ण संसाधन है, खास करके जो इस तरह के मिनरल्स हैं, जो मटेरियल्स हैं, जिनकी खुदाई आवश्यक है आगे आने वाले समय के लिए, महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियों के लिए। तो इसमें क्या है कि पक्षकार देश जो है एरिया में खनिज संसाधनों से संबंधित सभी गतिविधियों का आयोजन और नियंत्रण करते हैं, यही संगठन, ताकि समस्त मानवता के हित में उसका लाभ सुनिश्चित किया जा सके। यही इसका कार्य, ये बात की गई। और मुख्य कार्य क्या है, डीप सी बेड, जो गहन समुद्र नित्तल है, संबंधित गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण के संरक्षण को भी सुनिश्चित करना है इसका कार्य। इसका कार्य ये भी है कि पूरी की पूरी व्यवस्था को एक तरह से देखना, निर्देशित करना, नियंत्रित करना, और पर्यावरण को हानि तो नहीं पहुंच रही है, तो इस प्रकार की गतिविधियां भी को भी समय रहते रोकने का काम। सदस्य की संख्या यहाँ पे दी गई है 170, तो इसे हम लोग देख सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण संस्था है। अब एक और महत्वपूर्ण, ये नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल डायग्नोस्टिक। क्या है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल डायग्नोस्टिक्स को अपडेट करने की बात की गई है, किसके द्वारा, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा, ICMR, जो कि मेडिकल क्षेत्र में जो है ना रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट संस्था है, केंद्रीय संस्था है। इसमें बेसिकली यही कहा गया है कि नेशनल लिस्ट ऑफ जो एसेंशियल डायग्नोस्टिक है, मतलब इलाज करने की जो प्रक्रियाएं अपनाई जा रही हैं, उसे अपडेट करने की बात की गई है। ये 2019 में ICMR के द्वारा जारी किया गया था, पहली बार इस तरह की जो घटनाक्रम हुई थी 2019 में। और उसका उद्देश्य यही था कि विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों, जैसे कि ग्रामीण स्तर पे उप स्वास्थ्य केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आदि पर उपलब्ध जो न्यूनतम आवश्यक डायग्नोस्टिक जो टेस्ट है, उसकी सूची प्रदान करता है कि कैसे एक तरह से स्ट्रीमलाइन करना, ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरी इलाज की प्रक्रिया है क्या अपनाई जाएगी, यही उसका उद्देश्य है। संशोधित NADL में क्या बोला गया है कि उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के लिए त्वरित डायग्नोस्टिक टेस्ट उपलब्ध कराना शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण बीमारियों के लिए इसके संदर्भ में यहाँ पे उपाय किए जा रहे हैं। और इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर डेंगू की जांच के लिए सैंपल एकत्र करने की भी व्यवस्था सिफारिश की गई है। तो दो महत्वपूर्ण हम लोगों ने देखा, एक तो इस बीमारियों को और ये डेंगू, तो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दृष्टिकोण से हम लोग कहीं पे मेंस के आंसर में भी ये लिख सकते हैं इस अपडेट को। अब हम लोग आते हैं, पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ ये टॉपिक भी बोला जा सकता है, ऑर्गेनिक खेती से संबंधित क्या है, और पूरी की पूरी जो श्रृंखला है ऑर्गेनिक खेती से संबंधित क्या है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्या करना है, केंद्रीय मंत्री ने असम के लिए क्या है, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, MOBCDNER की क्रियान्वयन अवधि को 1 साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। ये पूरा का पूरा जैविक मूल्य श्रृंखला, मतलब जैविक तरीके से फसल को उपजाना और उसे अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने की जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी चेन है, इसके विकास के लिए ये पूरा का पूरा मिशन जो है समर्पित है। ठीक है, और वो किसके, कहाँ के लिए, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में, कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत महत्वपूर्ण जो है ना उपलब्धियां भी हासिल की है और ऐसे वहाँ पे वातावरण भी है, तो इसलिए उसे बढ़ावा दिया जाएगा। ये कब लॉन्च किया गया था, 15-16 में। लक्ष्य क्या था, पूर्वोत्तर राज्यों में जैविक खेती को की अपार क्षमता का उपयोग करना। कार्यान्वयन क्या है, ये अब देखिए अन्य स्टेट्स में भी, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में भी। अभी बात कहाँ हो रही है, असम में 1 साल के लिए ये बात हुई थी। ठीक है ना, तो ये हम लोग समझ लेंगे। उद्देश्य क्या है, प्रमाणित जैविक उत्पादन के वैल्यू चेन मॉडल में विकसित करना और ऑर्गेनिक वस्तुओं के उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच प्रत्यक्ष और सशक्त संबंध को स्थापित करना। तो
ये पूरा का पूरा जो है ना इकोसिस्टम को विकसित करना है कि उगाने वाले के लिए जो जैविक तरीके से जो है ना खेती कर रहे हैं वो, और जो उसके उपभोक्ता, तो इसके लिए दोनों के बीच में जो संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि पूरे के पूरे वैल्यू चेन को जो है ना, सप्लाई चेन को जो है ना, उसमें जो है ना एडिशन किया जाए, महत्वपूर्ण बदलाव किए जाए, जिससे कि सशक्त हो पाए और आसान हो पाए उनका संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन। ठीक है, तो चलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। भारत एनसीएक्स साइबर सिक्योरिटी, साइबर अटैक से संबंधित, साइबर सुरक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। क्या है कि भारत एनसीएक्स 2025, ध्यान रखेंगे, ये आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया गया है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय द्वारा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किया गया है। ये सुरक्षा अभ्यास है एक्चुअली, और जो कि हमें कैपेसिटी प्रदान करेगा इस प्रकार के जो साइबर अटैक हैं उससे लड़ने के लिए, उसको समझने के लिए और उसके संदर्भ में अपनी अवसंरचना को विकास करने के लिए। तो यही इसका उद्देश्य है, और देश की साइबर सुरक्षा क्षमता और साइबर अटैक से निपटने की तैयारी को मजबूत करना, वास्तविक साइबर अटैक जैसी स्थितियों को अभ्यास करना, मतलब एक सिमुलेशन ड्राइव था ये जो एनसीएक्स है। तो मुख्य विशेषताएं क्या, लाइव फायर साइबर सिमुलेशन ड्राइव है और एआई एकीकृत साइबर डिफेंस प्रशिक्षण भी इसमें प्रदान किया गया। तो साइंस एंड टेक की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, साइबर सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण था एनसीएक्स। अब लास्ट में क्या है, मेरी पंचायत एप्लीकेशन, स्थानीय निकायों के संदर्भ में पंचायती राज संस्थाएं काफी महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र को जमीन के स्तर पे, मतलब जमीन के स्तर पे लोकतंत्र को मजबूत करने के दृष्टिकोण से पंचायती राज को का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आम जनता को इसी के द्वारा लोकतंत्र से जोड़ा जा सकता है और लोकतंत्र की विभिन्न प्रक्रियाओं में जो है ना उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है और उसे एक सही राजनीतिक नागरिक के रूप में विकसित किया जा सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म पंचायती राज संस्थाएं हैं, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका हम लोग विभिन्न मामलों में देखते रहे हैं। तो ये जो न्यूज है मेरी पंचायत एप्लीकेशन, ये ऐप है एक मेरी पंचायत, और ये क्या है, इसे जो है ना अवार्ड मिला है क्या, वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी के द्वारा प्राइज 2025 में चैंपियन पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे देने वाली संस्था और जो अवार्ड मिला है उसका नाम और जो ऐप है। तो यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि मेरी पंचायत क्या है, उसे कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक, अब इसके बारे में तो बेसिकली इसमें होगा क्या कि ये एक उद्देश्य यही है कि भारत की पंचायतों के लिए एम गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है। ये मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा, मोबाइल का उपयोग करके जो गवर्नेंस, शासन प्रशासन की व्यवस्था है, उसमें क्या है कि 65 लाख ग्राम पंचायत हैं, 25 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। और कैसे सबको कनेक्ट कर दिया जाएगा, सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक प्लेटफॉर्म पे होगा और जिसके कारण जो है ना वहाँ इंफॉर्मेशन जो है ना शेयर करना आसान हो जाएगा, देखना आसान हो जाएगा। जो पंचायत कर्मी हैं, पंचायत है, विभिन्न पंचायत हैं, उनके द्वारा भी और हमारे आपके जैसे आम जनता के द्वारा भी। तो इसका फायदा क्या होगा, लाभ यही होगा कि रियल टाइम पंचायत बजट की जानकारी उपलब्ध कर सकती है कोई जनता भी, है ना, और दूसरी पंचायत भी। उसके बाद ग्राम पंचायत विकास योजनाएं उपलब्ध कराना, ग्राम पंचायत स्तर पर मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना, विभिन्न प्रकार की आपदाओं को ग्राम पंचायत स्तर पे डायरेक्ट पहुंचा दिया जा सकता है, जिससे कि वहां पे उन्हें बचाया जा सकता है। तो आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण ये ऐप हो सकता है। ये आपदा प्रबंधन से बचने के लिए, राहत के दृष्टिकोण से, उसे कम करने के दृष्टिकोण से, सोशल ऑडिट टूल्स, फंड के उपयोग से संबंधित डेटा उपलब्ध कराना। तो जो सारी डेटा अगर यहाँ पे उपलब्ध होंगे तो उनको सोशल ऑडिट के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, फंड के उपयोग से संबंधित डेटा भी यहाँ पे उपलब्ध होंगे। अब इन सब का लाभ क्या होगा, इन सब का लाभ वही होगा कि इससे पूरे देश में जो नवाचारी प्रयास कर रहे होंगे, जो इस प्रकार के पंचायत होंगे, जो प्रशंसनीय कार्य कर रहे होंगे, जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे होंगे, उनका लाभ दूसरे भी देखकर उठा सकते हैं। उससे पारदर्शिता भी बढ़ेगी और जनता की सहभागिता भी यहाँ पे बढ़ सकती है, क्योंकि वो अपने सुझाव दे सकती है, अपने सवाल पूछ सकती है, जुड़ सकती है इसके कार्यों में। और शिकायत निवारण प्रणाली जिसमें जियो टैग और जियो फेंस सुविधाएं भी शामिल है, इसलिए ये जोड़ दिया गया है ग्रीवांस रिड्रेसल। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट थे। यहाँ पे सुर्खियों में रहा एक स्थल है, क्या है, लिसोथो, है ना, जिसकी राजधानी है मासेरू। ये बेसिकली क्या है, अफ्रीका में जब हम लोग देखेंगे ये इस तरह से ऐसे अफ्रीका, और ये यहाँ पे
ये साउथ अफ्रीका नेशन है, तो यहाँ पे इसके दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा कंट्री है लिसोथो, जो पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है दक्षिण अफ्रीका से। और यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि दक्षिण अफ्रीका के जो इस सीमा में जो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है, तो ड्रेकेंसबर्ग पर्वत कुछ ऐसे यहाँ पे सीमा बनाता है और एक कगार के रूप में है, और एक कगार के रूप में, तो इसलिए काफ़ी ऊंचाई पे अवस्थित है। और यहाँ पे विभिन्न माउंटेन हैं। यहाँ पे आप देखोगे इसके मैप को, अगर भौतिक मैप को, इसके फिजिकल मैप को अगर देखोगे लिसोथो के, तो वहाँ पे आप पाओगे इस तरफ ये साउथ अफ्रीका और लिसोथो के बाउंड्री पे जो दक्षिण पूर्वी सीमा पे हैं इसके, वहाँ पे ड्रेकेंसबर्ग पर्वत है और इधर आंतरिक क्षेत्र में भी कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं, तो इसलिए काफ़ी ऊंचाई पे है। तो इसलिए इसे बोला भी जाता है इसके भौगोलिक अवस्थिति के दृष्टिकोण से, है ना, काफ़ी ऊंचाई पे होने के कारण। तो देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देख लिया हम लोगों ने। अभी चर्चा में क्यों है? चर्चा इसलिए है कि भारत के विदेश राज्य मंत्री की यात्रा के दौरान भारत और लिसोथो द्विपक्षीय सहयोग को और अधिक मजबूत करने पर सहमत हुए हैं, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट इसके बारे में जानकारी जो हमने बात की, तो यही जो हमने बताया, काफ़ी ऊंचाई पे है, माउंटेनियस होने के कारण, तो किंगडम इन द स्काई इसको बोला ही जाता है, ठीक है, किंगडम इन द स्काई। और दुनिया का एकमात्र देश है जो पूरी तरह समुद्र तल से 1000 मीटर पे है, तो ये कारण ये है इस तरह से। और 2/3 हिस्सा पहाड़ियों से ढका हुआ है। सबसे ऊंची चोटी क्या? थवाना नटलेनिया, तो ये जो कुछ इसमें यहाँ पे अवस्थित है। और वही महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत श्रेणी पूर्वी सीमा पे, और एक मालुटी पर्वत जो हमने ये बताया था, मालुटी पर्वत, और ये यहाँ पे ये सीमा भी बनाती है कुछ, ये यहाँ पे ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। और प्राकृतिक संसाधन देखेंगे कि जिससे क्या बोला जाता है, लिसोथो का प्राकृतिक सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड, लिसोथो का प्रमुख प्राकृतिक संसाधन जल है। ऑरेंज रिवर जो है ना यहाँ से निकलती है और जो पश्चिम की तरफ जाती है यहाँ पे। तो आप महत्वपूर्ण रूप से इस शहर, इस राष्ट्र को देख सकते हैं, लैंडलॉक्ड कंट्री को। अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण कंट्री है यहाँ पे, जो कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी इसे महत्वपूर्ण बनाता है, जो प्राकृतिक रूप से सौंदर्य जो है इसका सुंदरता इसकी है, क्योंकि माउंटेनियस रीजन है, इस कारण से इसे। इस प्रकार हम लोग आज के न्यूज़ टुडे के अंक को हम लोग यहीं पे कंक्लूड करते हैं, और आशा है कि आप लोग को इस न्यूज़ टुडे की चर्चा से सहायता मिल रही होगी और ये आपकी करंट अफेयर की तैयारी में सहायक होगा। इसलिए आगे आने वाली जो प्रश्नोत्तरी हैं उसे देखिए और सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।